स्वागत है आपका एबी एकेडमी दुमका में। आज हम लोग चर्चा करेंगे मानव प्रजनन तंत्र के बारे में। आज हम लोग चर्चा करेंगे मानव प्रजनन तंत्र के बारे में कि मानव प्रजनन तंत्र क्या होता है। कोई भी जीव अपना जो वंश वृद्धि करता है उसको प्रजनन कहा जाता है। तो मानव भी जो अपना वंश वृद्धि करता है, अपने से एक उसी प्रकार के जीवों का जन्म देता है, हूबहू अपने जैसा, उसी को प्रजनन बोलते हैं। अब प्रजनन के वजह से ये दुनिया चल रही है। कोई भी जीव आज अस्तित्व में है तो उसका मुख्य कारण है प्रजनन। अगर किसी भी जीव का प्रजनन रुक जाए तो उनका अस्तित्व खत्म हो सकती है। ठीक है, आज हम लोग मानव प्रजनन तंत्र के बारे में बात करेंगे। मानव किस प्रकार का है, मानव में किस प्रकार का प्रजनन होता है। ठीक है, मानव जो है ये लैंगिक जनन करता है। मानव किस प्रकार का जनन होता है? मानवों में लैंगिक जनन होता है। इसमें एक नर और एक मादा की जरूरत होता है, और नर और मादा जब आपस में मिलते हैं तो उनके द्वारा जुगमनज बनता है, जाइगोट बनता है, फर्टिलाइज होता है, एग फर्टिलाइज होता है मादाओं का, और फिर एक नए जीव की उत्पत्ति होता है। तो इन सब चीज़ों के बारे में चर्चा करने से पहले हम आपको कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में बताएंगे। बेसिक चीज़ों के बारे में कि पुरुष और महिलाओं में ये जो जनन क्षमता ये कब आती है। ठीक है, जैसे कि हम लोग जानते हैं पुरुषों में स्पर्म होता है और महिलाओं में एग होता है, अंडा होता है। ठीक है ना। पुरुष और महिला मिलकर लैंगिक जनन करते हैं। एक मादा जो है वो कितने उम्र में परिपक्व हो जाती है? तो अगर हम बात करें कि मानव में जनन अंग, मादा जनन अंग जो है वो 12 से 13 साल की उम्र में परिपक्व हो जाते हैं, तथा नर जो है वो 15 से 18 वर्ष की उम्र में प्राय क्रियाशील हो जाते हैं, मतलब वो परिपक्व हो जाते हैं, जिसके बाद वो जनन करने के लिए या जनन क्रियाओं में भाग लेने के लिए उपयुक्त माने जाते हैं। ठीक है, जैसे ही मादाओं में उम्र 12 से 13 साल आ जाती है तो उनका शारीरिक विकास होने लगती है, उनमें शारीरिक परिवर्तन होने लगते हैं। जैसे कि मादा जनन अंगों का विकास होना, वक्षों में उभार आना, साथ ही उनके आवाज़ों में परिवर्तन, त्वचा का तेलीय हो जाना, जैसे कुछ बेसिक सिम्टम्स दिखाई देते हैं। साथ ही पुरुषों का जब उम्र 15 से 18 साल हो जाता है तो इनमें भी कुछ परिवर्तन होते हैं, जैसे इसके मूंछ और दाढ़ी का आना, मूंछ और दाढ़ी निकलती है। साथ ही पुरुष जनन अंगों का विकास होना। ठीक है, पुरुषों में आवाज़ का भारीपन होना, ये जो सारी चीज़ें हैं ये बताती है कि अब वो इंसान परिपक्व है। अब वो इंसान परिपक्व है क्योंकि वो अब जनन क्रियाओं में भाग ले सकते हैं। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। नर प्रजनन तंत्र। नर प्रजनन तंत्र जो है उसके बारे में अगर बात करें तो सबसे पहले नर में प्रजनन तंत्र में होता क्या क्या है। तो सबसे पहले वृषण एवं वृषण कोष होता है। सबसे पहले वृषण एवं वृषण कोष, टेस्टिस और क्या होता है, स्क्रोटल सैक। वृषण एवं वृषण कोष, वृषण एवं वृषण कोष होता है जो पुरुषों के जनन अंग का मुख्य भाग है। और वृषण टेस्टिस करता क्या है? तो पुरुषों में जो एक पुरुषत्व आता है वो वृषण से निकलने वाली एक हार्मोन
टेस्टोस्टेरोन की वजह से होता है। टेस्टिस से कौन सा हार्मोन निकलता है? टेस्टोस्टेरोन। और टेस्टोस्टेरोन के वजह से ही पुरुषों में पुरुषत्व का विकास होता है, उनके मूंछ और दाढ़ियाँ निकलती है, उनका आवाज़ में भारीपन आता है, साथ ही उनमें स्पर्म बनना शुरू हो जाता है। ठीक है। मनुष्य का जो स्पर्म होता है, एक साधारण मनुष्य का लगभग 7 ml स्पर्म होता है, और 7 ml स्पर्म में 20 से 20 लाख तक होती है। स्पर्म की संख्या कितना होती है? 20 से 20 लाख तक स्पर्म हो सकती है वो 7 ml आपके स्पर्म में। और शुक्राणु की जो लंबाई होती है वो 5 माइक्रोन होती है। शुक्राणु की लंबाई कितनी होती है? 5 माइक्रोन होती है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। और ये शुक्राणु जो है ये 72 घंटों तक जीवित रहती है। कितने घंटों तक जीवित रहती है? ये 72 घंटों तक शरीर के अंदर जीवित रहती है। ठीक है ना। और निषेचन के दौरान यही स्पर्म आपका भाग लेता है और एग को फर्टिलाइज करता है, निषेचित करता है। तो देखिए यहाँ पे हमें कुछ चीज़ें दिखाई दे रही है, पिक्चर में आपको साफ साफ दिखाई दे रही होगी कि नीचे जो आपका भाग दिखाई वो टेस्टिस है, और टेस्टिस से एक भैंस पाइप गई हुई है जिसको शुक्रवाहिनी बोलते हैं। और शुक्रवाहिनी कहाँ तक पहुँचा है? तो शुक्राशय तक पहुँचा हुआ है। ठीक है, शुक्रवाहिनी शुक्राशय तक पहुँचा हुआ है। टेस्टिस में जो आपको स्पर्म बनता है वो स्पर्म स्टोर कहाँ पे होता है? तो शुक्राशय में स्टोर होता है, वहाँ पे जमा होता है। और आपके उसके जस्ट ऊपर में दिख रही होगी कि एक शुक्राशय के ऊपर में मूत्राशय है ना। साथ ही आप उससे थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो आपको प्रोस्टेट ग्रंथि दिख रही होगी। तो पुरुषों में ये प्रोस्टेट ग्रंथि काम क्या करता है? तो प्रोस्टेट ग्रंथि का मुख्य कार्य है कि परिस्थिति के अनुसार कब मूत्र को जाने देना है तथा कब स्पर्म को जाने देना है, यह निर्धारित करता है आपका प्रोस्टेट ग्रंथि। अगर प्रोस्टेट ग्रंथि में किसी प्रकार की असुविधा आ जाए तो क्या करता है? कब स्पर्म को जाने देना है और कब मूत्र को जाने देना है, ये काम सही से नहीं हो पाता है और मूत्र के साथ आपका स्पर्म आने लगता है। ठीक है। अगर आपकी ये ग्रंथि और भी खराब हो गई हो, इसमें समस्याएं आ गई हो, तो पुरुषों में प्रोस्टेट कैंसर होता है। पुरुषों में क्या होता है? तो प्रोस्टेट कैंसर होता है, प्रोस्टेट ग्रंथि के हानि की वजह से। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आ जाता है आपका शुक्रबाह्य, जिसको भैंस ट्यूब बोलते हैं हम लोग, है ना। तो ये भैंस ट्यूब क्या करता है? आपके जो टेस्टिस में स्पर्म बनता है उसको शुक्राशय तक, भैंस वेसिल्स तक ले जाने में मदद करता है। ठीक है। ये शुक्राणुओं को आगे की ओर बढ़ने में काम करता है, मतलब आपका वृषण से जो आपका शुक्राणु शुक्राशय तक जाएगा उसको ले जाने में काम करता है। तो पुरुषों में जो नसबंदी होता है उसमें उसको वैस्कोटोमी बोला जाता है। पुरुषों में नसबंदी को क्या कहा जाता है? वैस्कोटोमी बोला जाता है, क्योंकि जब क्या किया जाता है, वो जो आपका भैंस पाइप है, भैंस नली है, भैंस नलिका को बांध दिया जाता है, जिससे कि आपका जो स्पर्म है वो फिर शुक्राशय तक नहीं पहुंच पाता है। ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए पुरुषों में क्या किया जाता है, तो पुरुषों में नसबंदी होता है, और पुरुषों के जो नसबंदी है उसको वैस्कोटोमी बोला जाता है। उसको क्या बोला जाता है? तो वैस्कोटोमी। ठीक है। और हमने भैंस वेसिल्स का बात बता ही दिया था कि शुक्राशय में क्या होता है? शुक्राणु जो है वो स्टोर होता है, जाके जमा होता है, और वो आपके इंटरकॉर्स के दौरान फीमेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में जाता है, जहां से वो फिर निषेचन की प्रक्रिया को पूरा करता है। आपका जो शिश्न होता है, पेनिस होता है, उसका मुख्य कार्य क्या होता है? तो आपका जो शिश्न है उसका मुख्य कार्य होता है आपके मूत्र विसर्जन में सहायक तथा आपके स्पर्म को मादा जनन अंगों तक पहुंचाने का काम शिश्न का होता है।
स्पर्म को वजाइना के अंदर तक पहुंचाता है। ठीक है, तो ये तो पुरुष जनन अंग के बारे में हमने बात किया। अब अगर हम मादा जनन अंग या मादा जनन तंत्र के बारे में बात करें तो आप लोग जैसे देख पा रहे होंगे अंडाशय। सबसे पहले ओवरी आता है। ओवरी क्या होता है, अगर आप देखें ओवरी, चलिए ओवरी का पिक्चर हम आपको आगे दिखाते हैं। ठीक है, तो आपका जो महिलाओं में अंडाशय होता है वो दो होता है। कितने होती है? दो होती है। फिलोपियन ट्यूब, फिलोपियन ट्यूब होता है ना, उसी फिलोपियन ट्यूब में क्या होता है? ओवरी होता है। ओवरी से क्या होता है? अंडे का एग का ओव्यूलेशन होता है। हर 28 दिन में एक एग का ओव्यूलेशन होता है। हर 28 दिन में एक एग का ओव्यूलेशन होता है। ठीक है, दो अंडाशय होने की वजह से अगर फर्स्ट महीने दाएं वाले अंडाशय से एग का ओव्यूलेशन हुआ है तो नेक्स्ट मंथ में बाएं वाले अंडाशय से एग का ओव्यूलेशन होगा। मतलब एक साथ दोनों अंडाशय से एग नहीं आते हैं, बल्कि एक एक करके आते हैं। एक महीने पहले से आएगा तो दूसरे महीने दूसरे से आएगा। ठीक है, इस प्रकार ये अंतराल जो है हर 28 दिन में एक चक्र को पूरा करता है ना। तो मादाओं में जो अंडाशय होती है, अंडाशय से ओवरी से क्या निकलती है? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन नामक दो हार्मोन निकलती है। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन नामक हार्मोन निकलती है जो उनके रिप्रोडक्टिव सिस्टम को सुचारू रूप से काम करने में सहायता करता है। साथ ही उनमें होने वाले यौन अंगों का विकास करता है, उनमें होने वाले माहवारी चक्र को नियंत्रित करता है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल को नियंत्रित करता है। कौन करता है? तो प्रोजेस्टेरोन जो है वो माहवारी चक्र को नियंत्रित करता है। प्रोजेस्टेरोन माहवारी चक्र को नियंत्रित करता है और आपका जो एस्ट्रोजन है वो उनका शारीरिक विकास कराता है। जैसे उनके फिजिकल स्ट्रक्चर में बदलाव आता है, शरीर में बदलाव आता है, इन सारे को नियंत्रित कौन करता है? तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन नामक दो हार्मोन। ठीक है, आगे आता है आपका अंडवाहिनियां, फिलोपियन ट्यूब जिसको बोलते हैं अंडवाहिनियां। फिलोपियन ट्यूब आपको दिख रही होगी, जस्ट अंडाशय के थोड़ा जो ऊपर का भाग है उसको अंडवाहिका बोलते हैं, फिलोपियन ट्यूब बोलते हैं। तो फिलोपियन ट्यूब क्या करता है? आपका जो अंडे का ओव्यूलेशन होता है मादा जनन अंगों के द्वारा, अंडाशय के द्वारा, उस अंडे को गर्भाशय तक ले जाने का काम करती है। जबकि अंडे में कोई माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है तो ये बहुत ही स्लो सेलिंग करता है, मतलब बहुत ही स्लो मोशन में वो अंडाशय से बाहर निकल के फिलोपियन ट्यूब होते होते आगे आता है। वो किसका प्रतीक्षा करता है ना? स्पर्म का प्रतीक्षा करता है, और स्पर्म का प्रतीक्षा करता है कि वो स्पर्म आए और उसको फर्टिलाइज करे, उसको निषेचित करे। लेकिन अगर ये निषेचन नहीं हो पाती, स्पर्म नहीं आ पाती है, तो क्या होता है? वो अंडे नष्ट हो जाते हैं और महिलाओं के शरीर से खून और म्यूकस के रूप में वो अंडे टूटकर खराब होकर बाहर आने लगते हैं, जिसको उनका मेंस्ट्रुएशन साइकिल बोलते हैं। ठीक है, निषेचन होता कहाँ पे है? तो निषेचन होता है आपका गर्भाशय में। निषेचन कहाँ होता है? तो गर्भाशय में निषेचन होता है। और जब ये गर्भाशय में निषेचन हो जाता है, गर्भाशय में आरेखित पेशी होती है। गर्भाशय में कैसी पेशी होती है? तो आरेखित पेशी होता है। और ये जो आरेखित पेशी है, ये निषेचन होने के बाद जो जुग्मनज बनता है उसको बांध देता है ताकि वहां से गिरे ना, और ये तब तक बांधे रखता है जब तक बच्चे का जन्म ना हो जाए। ठीक है, ये जो गर्भाशय होती है ये नाशपाती की आकार की संरचना होती है। किसकी आकार की संरचना होती है? तो नाशपाती के आकार की संरचना होती है। ठीक है, ये वजाइना के अंदर वाले भाग से शुरू होती है और आपका जो गर्भाशय प्रमुख कार्य निश्चित अंडाणुओं को भ्रूण
परिवर्धन हेतु उचित स्थान प्रदान करता है, मतलब आपके भ्रूण को वहाँ पे बढ़ने के लिए जो फर्टिलाइज होकर आपका जो जाइगोट बना है उसको एक निश्चित स्थान प्रदान करता है और उसको बांध के रखता है। तो अगर कहा जाए कि गर्भाशय में किस प्रकार की पेशी होती है, तो आपके गर्भाशय में आरेखित पेशी होती है। ठीक है, बाकी जो आपका अगले ऑप्शन आता है तो 7.5 सेंटीमीटर लंबी वजाइना होता है। वजाइना का मेन काम है स्पर्म को गर्भाशय तक, यूट्रस तक पहुंचने में मदद करना, उसके लिए रास्ता प्रदान करना। ठीक है, आशा करते हैं आप लोग इस चीज़ को समझ गए होंगे। आपको मुख्यतः कुछ सवाल पूछे जाते हैं जिसके एमसीक्यूज़ हैं हमारे पास, जिसको एमसीक्यूज़ को एक एक करके हम लोग देखते हैं। चलिए, कहता है प्राणियों में संवर्धन तथा विकास किन दो प्रकार से होती है। प्राणियों में संवर्धन तथा विकास किन दो प्रकार से होती है। तो हम लोग जैसे कि जानते हैं प्राणियों में संवर्धन दो प्रकार की होती है, एक लैंगिक जनन, दूसरा अलैंगिक जनन। एक लैंगिक जनन तथा दूसरा अलैंगिक जनन। तो मनुष्य के किस प्रकार जनन करता है, मनुष्य लैंगिक जनन करता है। चलिए अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। मानव शरीर के अंदर कोशिकाओं में गुणसूत्र कहाँ होती है। आपके मानव के जो शरीर के अंदर कोशिकाओं में गुणसूत्र कहाँ पे होती है, तो केंद्रक के भीतर होती है। कहाँ पे होती है, केंद्रक के भीतर होती है। कितनी होती है गुणसूत्रों की संख्या, तो 23 जोड़ी होती है। मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, तो 23 जोड़ी। 46 टोटल अगर गिनती करें तो 46 गुणसूत्र होते हैं। 46 गुणसूत्रों में पुरुषों में XY क्रोमोजोम पाए जाते हैं और महिलाओं में XX क्रोमोजोम पाए जाते हैं। ठीक है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं रही होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल पूछा गया लैंगिक जनन कितने युग्मों के संयोग से पूर्ण होता है। लैंगिक जनन जब भी होगा तो आपको एक नर और एक मादा की आवश्यकता होगी। लैंगिक जनन जब भी होगा तो एक नर और एक मादा की आवश्यकता होती है। मतलब लैंगिक जनन में कितने युग्मों की जरूरत होती है, तो 2। लैंगिक जनन में 2 युग्मों की जरूरत होती है। और जब एग और स्पर्म फर्टिलाइज करता है, शरीर में स्थिर जनन अंगों में अर्धसूत्री विभाजन किनका निर्माण होता है। जब एग और स्पर्म फर्टिलाइज करता है तो इसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है। अर्धसूत्री विभाजन होता है और अर्धसूत्री विभाजन होने के बाद क्या बनता है, तो युग्मक का निर्माण होता है, मतलब जाइगोट का निर्माण होता है। ठीक है, तो सवाल आपको ही पूछेगा शरीर में स्थित जनन अंगों में अर्धसूत्री विभाजन में से किसका निर्माण होता है, तो युग्मनज का या युग्मकों का निर्माण होता है। ठीक है, कहता है अगला सवाल है बीजाणुपर्ण का परिपक्वन कैसा होता है। बीजाणुपर्ण का परिपक्वन कैसा होता है, तो उसका तलाभिसारी होता है। कैसा होता है बीजाणुपर्ण का परिपक्वन, तो तलाभिसारी होता है। ठीक है, जैसे कि आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे, डिस्प्ले में आपको दिख रही होगी। चलिए अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। कहता है वृषण, अर्धिवृषण, शुक्रवाहिका, पुरुष, शिश्न किस प्रजनन तंत्र के उदाहरण है। तो ये पुरुषों में पाया जाता है, ये पुरुष प्रजनन तंत्र है। ठीक है, अगला सवाल आपसे पूछा गया है शुक्रजनक नालिकाएं कहाँ स्थित होती है। शुक्रजनक नालिकाएं वृषण में स्थित होती है, टेस्टिस में। तो टेस्टिस से जो आपका वृषण से शुक्राशय तक जो नली पहुंचती है उसी को बोलते हैं शुक्रजनक नलिकाएं। वैस ट्यूब, वैस नलिका। और वैस नलिका को अगर बांध दिया जाए तो वैस्कोटोमी, पुरुषों में नसबंदी होता है। ठीक है, कहता है सवाल को थोड़ी सी आपको मॉडिफाई करनी है, यौवनारंभ के समय किसका स्राव बढ़ जाता है। तो पुरुषों में पूछ रहा है कि पुरुषों में यौवनारंभ के समय किसका स्राव बढ़ जाता है, तो टेस्टोस्टेरोन। पुरुषों में किसका स्राव बढ़ जाता है, तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्राव बढ़ जाता है। अगला सवाल है शुक्र अथवा बीर्ज का मुख्य भाग किसके द्वारा बनता है। शुक्र अथवा बीर्ज का मुख्य भाग किसके द्वारा बनता है, तो शुक्राशय के द्वारा बनता है। शुक्र अथवा बीर्ज का मुख्य भाग किसके स्राव द्वारा बनता है, तो शुक्राशय के स्राव द्वारा बनता है। अगर पूछा जाए कि स्पर्म बनता कहाँ पे है, तो बनता है टेस्टिस पे। स्टोर कहाँ पे होता है, जमा कहाँ पे होता है, तो शुक्राशय में जमा होता है। ठीक है, शिश्न जो है, पेनिस जो है किसका बना होता है, तो पेनिस जो है वो स्पंजी उत्तक का बना होता है। किसका बना होता है, स्पंजी उत्तक का बना होता है। किस अंग के द्वारा शुक्राणु वृषण से शुक्रवाहिका में आती है।
कहता है किस अंग के द्वारा शुक्राणु वृषण से शुक्र वाहिका में आती है, तो अधिवृषण से। किससे? अधिवृषण से। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, स्त्री प्रजनन तंत्र के सभी बाह्य अंगों को सम्मिलित रूप को क्या कहा जाता है? स्त्री प्रजनन तंत्र के सभी बाह्य अंगों को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है? उसको भग्ग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भग्ग कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। तंतु उपास्थि संधि के सामने जननास्थि के पास कौन सा अंग होता है? तंतु उपास्थि संधि के सामने जननास्थि के पास कौन सा अंग होता है? तो आपका हो जाएगा रतिसेल। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? रतिसेल। अगला सवाल है, समस्त भगोष्ठ की लंबाई कितनी होती है? समस्त भगोष्ठ की लंबाई मतलब आपके वजाइना की लंबाई कितनी होती है? तो 3 सेंटीमीटर से लेके 7 सेंटीमीटर से लेके 8 सेंटीमीटर, लगभग 7 से 8 सेंटीमीटर होती है, जिसको अगर मीन इंच में गिने तो लगभग 3 इंच, लगभग 3 इंच वजाइना की जो लंबाई होती है वो लगभग 3 इंच की होती है। अगला सवाल है, स्त्री जननांग को क्या कहा जाता है? स्त्री जननांग को क्या कहा जाता है? स्त्री जननांग को जायांग कहा जाता है। स्त्री जननांग को क्या कहा जाता है? तो जायांग कहा जाता है। अंडाशय, वर्तिका, वर्तिकाग्र किसके 3 भाग हैं? अंडाशय, वर्तिका, वर्तिकाग्र किसके 3 भाग हैं? तो ये तीनों जो भाग है, ये तीनों भाग प्रारूपी अंडप का है। तीनों भाग किसका है? प्रारूपी अंडप का है। ठीक है, अगला सवाल है, बृहत भगोष्ठ के ऊपरी भाग के स्थित लघु भगोष्ठ किससे युक्त होती है? बृहत भगोष्ठ के ऊपरी भाग में स्थित लघु भगोष्ठ किससे युक्त होता है? तो आपका उत्तर हो जाएगा हर्षण उत्तक। आपका उत्तर क्या होगा? तो हर्षण उत्तक होगा। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। पुरुष के शिश्न के समतुल्य स्त्री के प्रघान के अग्रभाग में कौन सी रचना होती है? कहा जा रहा है पुरुष के शिश्न के समतुल्य, पुरुष का जो पेनिस होता है उसके समतुल्य स्त्री प्रघान के अग्रभाग में कौन सी रचना होती है? तो अगर हम उसको कहें हिंदी में उसको क्या कहते हैं? उत्तर हो जाएगा भग शिश्निका। भग शिश्निका। इंग्लिश में उसको क्लेटोरियस बोलते हैं। इंग्लिश में उसको क्या बोलते हैं? क्लेटोरियस बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। जोनी द्वार पर स्थित एक पतला झिल्लीनुमा डायफ्राम क्या कहलाता है? कहता है जोनी द्वार पर स्थित एक पतला झिल्लीनुमा डायफ्राम को क्या कहा जाता है? तो उसको हाइमेन बोला जाता है। ठीक है, उसको क्या कहा जाता है? हाइमेन बोला। झिल्ली जो है उसको हाइमेन बोला जाता है। अगर कोई भी महिला जिम्नास्टिक में परफॉर्म करती है, बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करती हैं, योगा करती हैं, तो उनका हाइमेन स्वाभाविक है टूट सकती है साइकिलिंग वगैरह करने से। ठीक है, अगला सवाल है, पेशी निर्मित कौन सी नलिका है जो बाहरी तल से गर्भाशय तक रहती है? पेशी निर्मित कौन सी नलिका है जो बाहरी तल से गर्भाशय तक रहती है? तो आपका उत्तर हो जाएगा योनि। ठीक है, पेशी से निर्मित है कौन सी नलिका है जो बाहरी तल से गर्भाशय तक रहती है? तो आपका उत्तर हो जाएगा योनि। अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। गर्भाशय ग्रीवा के आगे तथा पार्श्व में स्थित छोटे अवकाशों को क्या कहते हैं? कहता है गर्भाशय ग्रीवा के आगे तथा पार्श्व में स्थित छोटे अवकाशों को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं अग्र तथा पार्श्व फॉर्निक्स। अग्र तथा पार्श्व फॉर्निक्स बोला जाता है। अग्र तथा पार्श्व फॉर्निक्स बोला जाता है। ठीक है, किसको? तो गर्भाशय की ग्रीवा के आगे तथा पार्श्व में स्थित छोटे अवकाश। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, अंडाशय या डिंब ग्रंथियां, डिंब वाहिनी नली गर्भाशय किस प्रकार के अंग है? अंडाशय हो गया, डिंब ग्रंथियां हो गया, डिंब वाहिनी नली हो गया, और गर्भाशय किस प्रकार के अंग है? तो आंतरिक अंग है। एक शरीर के भीतर में रहता है, इसीलिए इसको क्या कहेंगे? बाहरी अंग है क्या? नहीं है, आंतरिक अंग है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। डिंब का निर्माण एस्ट्रोजन तथा प्रोजेस्टेरोन नामक स्राव उत्पन्न करता है, उसका कार्य है? किसका कार्य है? डिंब का निर्माण एस्ट्रोजन तथा प्रोजेस्टेरोन नामक स्राव उत्पन्न करता है, तो हमने कहा था
अंडाशय में होता है ना, तो डिंब ग्रंथि कहते हैं इसको। कौन करता है? डिंब ग्रंथि नियंत्रित करता है। चलिए अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। हमने इतने सवालों को एमसीक्यूज में सेट किया था। आज हम लोगों ने मानव प्रजनन तंत्र के बारे में पढ़ा, तो एक हम लोग क्विक रिवीजन कर लेते हैं। छोटी छोटी सी बात है, इसमें 4-5 सवाल जो आपको बहुत जानना जरूरी है। पुरुषों में कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? तो पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन स्रावित होता है। तो पुरुष के जो पुरुषत्व का गुण है, आवाज़ का भारी होना, मूंछ और दाढ़ी निकलना तथा यौन अंगों का विकास करना, ये टेस्टोस्टेरोन काम है। टेस्टोस्टेरोन कहाँ से स्रावित होती है? तो टेस्टिस से, वृषण से स्रावित होती है। और टेस्टिस से, वृषण से शुक्राशय तक जो नली जाती है उसको भैंस नली बोला जाता है। और भैंस नली को अगर आप बांध दिया जाए तो पुरुष नसबंदी, जिसको वैस्कोटोमी बोला जाता है। ठीक है। अगला है महिलाओं में कौन सा 2 हार्मोन स्रावित होती है? तो प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन। प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन ये क्या करता है? महिलाओं के जो होने शारीरिक विकास को नियंत्रित करता है, उनके शरीर का विकास करता है, शरीर में परिवर्तन लाता है। ऐसे उनका आवाज़ का सुरीली होना, त्वचा का तेलीय होना, वक्षों में उभार आना तथा जनन क्रिया के लिए डिम्बों का निर्माण करना आदि नियंत्रित करता है प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन। ठीक है। और महिलाओं की जो नसबंदी है उसमें फेलोपियन ट्यूब को काट दिया जाता है या फिर बांध दिया जाता है। महिलाओं में जो नसबंदी है उसमें फेलोपियन ट्यूब को क्या किया जाता है? या तो काट दिया जाता है या फिर बांध दिया जाता है, इसलिए उसको बोला जाता है ट्यूबेक्टोमी। ठीक है। पुरुषों के नसबंदी वैस्कोटोमी, महिलाओं के बंध्याकरण ट्यूबेक्टोमी। ठीक है। निश्चित ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दें ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए, समय समय पर मिलती रहे। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में। जाने से पहले हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, क्योंकि आपके लाइक, शेयर और कमेंट से ही हमारी हौसला बढ़ती है और वीडियो बनाने के लिए हम प्रेरित होते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।